हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। खैर मैंने पोस्ट करके आपको बता दिया था, लेकिन फिर से बता देती हूँ, हमारे चैनल पर एक स्ट्राइक आ चुका है, इसलिए बैरोनेस गोज ऑन स्ट्राइक के आगे के एपिसोड सब दूसरे चैनल पर आएंगे। उस चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, तो आप वहाँ जाकर आगे के एपिसोड्स देख सकते हैं। और बिना किसी देरी के चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग का सीन एक बहुत ही शांत और खूबसूरत ग्लास हाउस से शुरू होता है, जहां आहिन के दादाजी और उसकी माँ एक साथ चाय का आनंद दे रहे हैं। लेकिन इस शांति को भंग करता है पिंजरे में बंद एक संदेशवाहक पक्षी। ये पक्षी बहुत जोर जोर से शोर मचा रहा होता है, जिसे देखकर आहिन की माँ काफी हैरान होती है। वह अपने पिता से पूछती है, पिताजी आपने आहिन के पक्षी को पिंजरे में क्यों बंद कर दिया है। अब यहाँ हमें दादाजी का एक बहुत ही प्यारा और छुपा हुआ रूप देखने को मिलता है। वह बड़े आराम से चाय पीते हुए समझाते हैं कि अगर उन्होंने इस पक्षी को खुला छोड़ दिया तो यह उस छोटी रैबिट विवी के पीछे पड़ जाएगा, इसलिए विवी को बचाने के लिए उन्होंने इसे कुछ समय के लिए बंद किया है। मेरा मानना यहाँ यह है कि दादाजी बाहर से कितने भी सख्त और खतरनाक दिखे, पर अंदर ही अंदर वो विवी के लिए बहुत नरम हो चुके हैं। पक्षी का शोर सुनकर दादाजी चिढ़ जाते हैं और नौकरों को आदेश देते हैं कि उस पिंजरे को उनकी आंखों के सामने से हटा लो। वह ताना मारते हुए कहते हैं, पता नहीं ये पक्षी अपने मालिक पर गया है या नहीं, पर यह आहिन की तरह बहुत ही शोर मचाता है। दादाजी आहिन की माँ को भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वह विवी को एक उंगली भी नहीं लगाएंगे। वह सफाई देते हैं कि उन्हें लगा विवी आहिन के पीछे जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बस उनकी थोड़ी मदद कर दी। लेकिन आहिन की माँ बहुत समझदार है, वह तुरंत समझ जाती है और एक छोटी सी मुस्कान के साथ चिढ़ाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रैबिट के संघर्षों और मुसीबतों ने आपका दिल पिघला दिया है। ये सुनते ही दादाजी अपने बचाव करने लगते हैं। वो बहाना देते हैं कि उसकी ऐसी बेचारी हालत को देखकर कोई भी इंसान दोस्ती महसूस करेगा, और बात को घुमाने के लिए वह अचानक जोर से चिल्लाते हैं, मैं तो बस आहिन को सबक सिखाना चाहता हूँ। ये पल असल में काफी मजेदार है और दिखता है कि विवी ने इस खूंखार ब्लैक पैंथर परिवार का दिल जीत लिया है। अंत में आहिन की माँ काफी शांत और विचारशील लग रही है। उन्हें एहसास होता है कि आहिन ने विवी को अपने पास रखा है तो इसका कोई बहुत गहरा कारण जरूर होगा। उन्हें यह भी महसूस होता है कि हालांकि विवी वहाँ सुरक्षित है, पर आहिन उसको लेकर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ और प्रोटेक्टिव व्यवहार कर रहा है। इस स्थिति को संभालने के लिए वह फैसला करती है अब वक्त आ गया है आहिन को एक लेटर भेजने का। वह अपनी मेड मायामी को पत्र लिखने का सामान लाने का आदेश देती है। अब देखना यह है कि इस पत्र में ऐसा क्या लिखा जाएगा जो आहिन को और परेशान करेगा या फिर कहानी में एक नया मोड़ लाएगा। स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि आहिन के माँ के पास कुछ कागज है। मायामी कहती है कि उनके पास वही कागज बचा है जो मिस रैबिट ने इस्तेमाल किया था, और वह तुरंत घर के अंदर जाकर शाही कागज लाने की बात करती है, लेकिन माँ उसे रोक देती है। वह उस कागज को देखकर मुस्कुराती है और खुद से कहती है, तो ये वही कागज है जो उस छोटी रैबिट ने इस्तेमाल किया था। हाँ, उसके लिए इसे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल रहा होगा। उन्हें एहसास होता है कि अगर वह इन लेटर्स को आहिन के पास भेजेंगी तो वो बहुत खुश होगा। यहाँ हमें साफ दिखता है कि आहिन की माँ कितने स्मार्ट है। वह जानती है कि आहिन को क्या चीजें पसंद है और विवी से जुड़ी कोई भी चीज आहिन का दिन बना सकती है। इसके बाद माँ अपने नए पोस्टल वर्ड हिला, जो कि एक उल्लू है, उसे बुलाती है। हिला को देखकर दादाजी का रिएक्शन बहुत ही मजेदार होता है। उनका फनी चेहरा स्क्रीन पर आता है और वह कहते हैं, पहले तो तुम इसे दफनाना चाहती थी और अब तुम इसे एक संदेशवाहक पक्षी की तरह इस्तेमाल कर रही हो। लेकिन माँ बहुत ही कॉन्फिडेंट है। वह मन ही मन सोचती है कि हिला को देखकर लगता है कि उनका फैसला बिल्कुल सही था। इसके बाद वह बहुत ही प्यार से हिला को वो लेटर देकर उड़ा देती है। दादाजी और माँ के बीच ये पल बहुत ही कॉमिक है। इससे पता चलता है कि ब्लैक पैंथर फैमिली में माँ का रुतबा कितना बड़ा है, यहाँ तक कि दादाजी भी उनके फैसलों पर सिर्फ हैरान ही हो सकते हैं। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। सीन अचानक
अचानक एक घने जंगल में शिफ्ट होता है जहां हमें बैकग्राउंड में किसी की बातचीत सुनाई देती है। एक आवाज कहती है, तो क्या वो 12 के साथ गई है? ये बहुत ही खतरनाक है। जब दूसरा शख्स पूछता है कि ऐसा क्यों है तो जवाब मिलता है कि 12 ब्लैक पैंथर के कबीले का एक ऐसा सदस्य है जिसके पास गजब की ताकत है और वह किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, वह किसी ऐसे इंसान के आगे तो बिल्कुल नहीं झुकेगा जिसने अपनी ताकत साबित ना की हो, जैसे कि हमारी छोटी रैबिट विवी। और अगले ही पल हमें जमीन पर एक बहुत ही विशाल और खूंखार ब्लैक पैंथर का पंजा दिखाई देता है जिसके साथ एक डरावनी गुर्राहट सुनाई देती है। यहाँ कहानी बहुत ही गंभीर मोड़ ले चुकी है। विवी, जो कि अभी भी अपने कमजोर खरगोश रूप में है, वह इस खतरनाक और गुस्सैल 12 के साथ अकेली है। सीन फिर से जंगल में शिफ्ट होता है जहाँ हमारी प्यारी विवी एक ब्लैक पैंथर की पीठ पर बैठकर जा रही होती है। ये ब्लैक पैंथर कोई और नहीं बल्कि ऐश है जिसके साथ विवी मैंशन से बाहर निकली थी। विवी मन ही मन सोच रही होती है कि मैंशन से बाहर निकलना कितना खतरनाक हो सकता है और तभी उसके सामने खूंखार 12 आ धमकता है। 12 जोर से गुर्राता है। उसे देखकर विवी बुरी तरह घबरा जाती है और सोचती है 12 मुझ पर क्यों गुर्रा रहा है? तो क्या ये पहले मुझे पीटना चाहता है और फिर ऐश के साथ लड़ना चाहता है? यहाँ विवी का डरना बिल्कुल जायज है। बेचारी एक छोटी सी रैबिट इन दो विशाल और खतरनाक काले पैंथर्स के बीच फंस गई है जो किसी भी पल एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो सकते हैं। और विवी का डर सच साबित होता है। 12 बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधे ऐश पर एक जोरदार छलांग लगाता है। दोनों पैंथर्स के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस अचानक हुए हमले से बेचारी विवी ऐश की पीठ से नीचे गिर जाती है और जमीन पर गोल गोल लुढ़कते हुए काफी दूर जा गिरती है। विवी को चोट लगती है लेकिन उसे खुद से ज्यादा उन दोनों की फिक्र है। वह जमीन पर लेटे हुए घबराकर सोचती है, क्या करूं? अगर ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो दोनों को गंभीर चोट आएगी। मुझे इन्हें किसी भी तरह रोकना होगा। विवी उन दोनों खूंखार जानवरों को रोकने का तरीका सोचने लगती है। तभी उसे याद आता है कि ऐश के बैग में जंगली जानवरों को भगाने वाली दवा रखी थी, लेकिन उन दोनों के बीच जाकर बैग तक पहुंचना नामुमकिन है। कोई और रास्ता न देखकर विवी एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक फैसला लेती है। वह हिम्मत करके अपने पैरों पर डटकर खड़ी हो जाती है और खुद से कहती है, अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है। इस इमरजेंसी वाली स्थिति में मुझे अपने फेरामोन्स का इस्तेमाल करना ही होगा। जैसे ही विवी अपने फेरामोन्स का इस्तेमाल करने का फैसला करती है, अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज उसे सलाह देते हुए कहती है, जिस कारण से फेरामोन इस्तेमाल कर रही हो बस उस पर ध्यान लगाओ और उसी पर अपना निशाना साधो। विवी तुरंत इस आवाज को पहचान जाती है। वह हैरानी से पीछे मुड़कर देखती है और वहाँ खड़ा होता है हमारा पिंक हेयर वाला लॉयन जियोन मेनियन। जियोन की ये एंट्री बिल्कुल किसी हीरो की तरह होती है। ऐसे नाजुक मौके पर किसी अपने को देखकर विवी को जरूर थोड़ी हिम्मत मिली होगी। जियोन को देखकर विवी खुश तो होती है लेकिन तभी उसकी नजर जियोन के चेहरे पर जाती है। उसके गाल पर लाल निशान और खरोचे हैं। विवी अपने बड़े बड़े कानों के साथ हैरानी से सोचती है, लेकिन इसके चेहरे को क्या हुआ? जियोन थोड़ी शर्मिंदगी और एक अजीब से स्माइल के साथ बताता है कि उसे पैट्रियार्क की जगह रैबिट के इलाके में आना था, लेकिन उसने आने में बहुत देर कर दी, इसलिए उसकी अपनी बहन ने ही उसकी जमकर कुटाई कर दी। जियोन की बहन सच में बहुत खतरनाक है। एक हैंडसम लॉयन की इस तरह हुई कुटाई इस सीरियस माहौल में भी हंसी दिला देती है, लेकिन अगले ही पल जियोन का अंदाज सीरियस हो जाता है। वह विवी को लड़ रहे पैंथर्स की तरफ देखकर चेतावनी देता है, लेकिन अब इस लड़ाई में भले ही तुम्हारा ब्लैक पैंथर ऐश भारी पड़ रही हो, पर आखिर में उसका शरीर भी बुरी तरह घायल हो जाएगा और वह सही सलामत नहीं बचेगी। जियोन की ये चेतावनी सुनकर विवी की घबराहट और बढ़ जाती है। वह मन ही मन सोचती है, ये सही कह रहा है, मुझे इन्हें अभी इसी वक्त रोकना होगा। विवी एक बार फिर पूरी हिम्मत जुटाकर अपने छोटे छोटे पैरों पर तनकर खड़ी हो जाती है। वह जियोन की दी हुई सलाह को याद करती है। उसने क्या कहा था? हाँ बिल्कुल, मुझे अपना निशाना साधना है। और विवी अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फेरामोन्स को उन खूंखार पैंथर्स की तरफ छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है।
सीन की शुरुआत होती है विवी के एक बहुत ही क्यूट और फनी पोज से। रियून की बात सुनकर विवी अपना निशाना साधने के लिए एक एरो चलाने का पोज बनाती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विंग करती है। उसे लगता है कि वह बहुत कूल लग रही है, लेकिन रियून का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा होता है। रियून अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता और जमीन पर गिरकर जोर जोर से हंसने लगता है। वह हंसते हुए कहता है, लगता है तुम एक तीर बनाने की कोशिश कर रही हो, मेरा मतलब है सच में नहीं, बस नाटक कर रही हो। बेचारी विवी जो इतनी सीरियस थी, यह देखकर बहुत शर्मिंदा और चिढ़ जाती है। यहाँ रियून का हंसना बिल्कुल जायज है। एक तरफ दो खूंखार तेंदुए एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं और दूसरी तरफ हमारी विवी किसी मैजिकल गर्ल की तरह क्यूट पोज दे रही है। ये कॉमेडी इस सीरीज के माहौल को एकदम से हल्का कर देती है। विवी को चिढ़ता हुआ देखकर रियून तुरंत अपनी गलती सुधारता है। वह घबरा कर कहता है, ओ मेरा मतलब है वो पोज काफी कूल लग रहा था, और फिर वह उसे चीयर करने लगता है। तुम कर सकती हो विवी। विवी मन ही मन सोचती है कि इस बेवकूफ को शुरू से ही साफ साफ बताना चाहिए था कि निशाना कैसे लगाते हैं। विवी दोबारा अपना ध्यान केंद्रित करती है और सोचती है कि फेरामोन्स का निशाना सही जगह कैसे लगाया जाए। तभी उसे आहिन के दादाजी की याद आती है। उसे याद आता है कैसे दादाजी ने बस अपने हाथ से एक हल्का सा इशारा किया था और उनकी ताकत से वहाँ मौजूद सभी लोग जमीन पर गिर पड़े थे। दादाजी का वो खौफनाक रूप अब विवी के काम आ रहा था। इससे पता चलता है कि विवी ने उस मैंशन में रहते हुए उन ताकतवर जानवरों से बहुत कुछ सीखा है। दादाजी की उस तकनीक को याद करके विवी समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वह कहती है, तो फिर क्या मैं भी? विवी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी आंखें बंद करती है और अपनी पूरी ताकत लगा देती है। अगले ही पल उस छोटे से रैबिट वाले शरीर से एक बेहद शक्तिशाली और चमकदार ऑरा फटने लगती है। उसके फेरामोन्स इतनी तेजी से रिलीज होते हैं कि हवा बहाव ही बदल देते हैं। जो रियून अभी तक विवी का मजाक उड़ा रहा था, उसके चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ जाती है। वो विवी की इस भयानक ताकत को देखकर पूरी तरह सन्न और हैरान रह जाता है। विवी के शरीर से एक जादुई पिंक आभा निकल रही है। रियून पूरे जोश में चिल्लाता है, यही सही वक्त है, अभी करो। और विवी अपनी पूरी ताकत के साथ अपने छोटे छोटे पंजों को आपस में टकराकर ताली बजाती है। ताली की आवाज सुनकर लड़ रहे दोनों खूंखार ब्लैक पैंथर्स अचानक रुक जाते हैं और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। रियून और विवी को लगता है कि अब कोई बड़ा जादुई धमाका होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। एकदम सन्नाटा छा जाता है। रियून का मुंह खुला का खुला रह जाता है और बेचारी विवी घबराकर पसीना पसीना हो जाती है। ये काम क्यों नहीं कर रहा? यहाँ विवी का यह पोपट होना काफी फनी है। बेचारे रियून ने तो पक्का सोच लिया था कि अब विवी कोई बड़ा कमाल करेगी, लेकिन विवी तो आखिर हमारी मासूम विवी है। इस सन्नाटे को तोड़ते हुए रियून अपनी निराशा नहीं छुपा पाता। वह विवी से कहता है, तुम्हारी ताकत उम्मीद के मुताबिक असरदार नहीं थी और तुमने इस तरह ताली क्यों बजाई? इससे तुमने सिर्फ जंगली जानवरों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और रियून की बात बिल्कुल सच साबित होती है। वह खूंखार पैंथर अब ऐश को छोड़कर सीधा विवी की तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़ता है। मौत को अपनी तरफ तेजी से आता देखकर विवी डर के मारे चीख पड़ती है। विवी ने मुसीबत कम करने के बजाय अपने ही गले में फंदा डाल लिया है। अब वो विशाल पैंथर सीधा उसका शिकार करने आ रहा है। ये सीन कॉमेडी से एकदम थ्रिलर में बदल जाता है। तेंदुए को अपनी तरफ झपटते देख विवी की हालत खराब हो जाती है। वह घबराहट में बार बार अपने पंजे टकराते हुए पीछे हटती है और रोते हुए चिल्लाती है, नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरे पास मत आओ। लेकिन वो खूंखार जानवर कहाँ रुकने वाला था। वो अपना बड़ा सा खौफनाक मुंह लेकर सीधा विवी को चबाने के लिए उस पर झपटता है। पैंथर के नुकीले दांत विवी के बिल्कुल करीब आ चुके थे। मौत को इतने पास देखकर विवी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी पूरी जान लगाकर चीखती है, मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ। और ठीक उसी पल बूम, विवी के अंदर से एक बेहद भयानक और शक्तिशाली फेरामोन का ब्लास्ट होता है, जो एक एनर्जी वेव की तरह सीधा उस खूंखार तेंदुए के मुंह पर जा टकराता है। वाओ, इसे कहते हैं परफेक्ट टाइम। जब विवी की जान पर बनाई तब जाकर उसके फेरामोन्स का असली धमाका हुआ। विवी के उस जबरदस्त फेरामोन ब्लास्ट के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। रियून और विवी दोनों ही बहुत हैरानी से देखते हैं कि आगे क्या होगा। और तभी धड़ाम, वो खूंखार
और विशाल ब्लैक पैंथर 12 अचानक से जमीन पर गिर पड़ता है और गहरी नींद में सो जाता है। र्यून मुस्कुराते हुए विवी से कहता है, क्या वो सो गया? तुमने सच में कर दिखाया, हालांकि तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल था। सच में हमारी छोटी सी विवी ने कमाल कर दिया। उसके फेरामोन्स किसी जादू की तरह काम कर गए और उस गुस्से वाले खूंखार जानवर को एक क्यूट सी बिल्ली की तरह सुला दिया। खतरा टलने के बाद र्यून विवी से पूछता है, लेकिन तुम आखिर जा कहाँ रही हो? और ये निशान वाली आंख वाला ब्लैक पैंथर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? र्यून थोड़ा दिमाग लगाता है और पूछता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आइन ग्रेस के पीछे पीछे जा रही हो? ये सुनकर विवी को लगता है कि उसने कोई बहुत बहादुरी का काम किया है। वह थोड़े एटीट्यूड में सीना तान कर जवाब देती है, तो क्या हुआ? लेकिन विवी का ये कॉन्फिडेंस अगले ही पल चकनाचूर होने वाला था। र्यून बहुत ही कैजुअल तरीके से बताता है, आइन तो नॉर्थ के लिंडरल जाने वाले लंबे रास्ते से गया है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसे मेरा सामना ना करना पड़े। विवी ये सुनकर बुरी तरह घबरा जाती है और पूछती है, हाँ? तो वो अभी कहाँ है? और तब र्यून इस एपिसोड का सबसे बड़ा बम फोड़ता है। वह कहता है, तुम्हारी अधिक जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग इस वक्त साउथ में हैं। ये सुनते बेचारी विवी के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ जाता है और आंखें फटी की फटी रह जाती है। बेचारी विवी आइन को ढूंढने निकली थी और डायरेक्शन ही पूरी तरह गलत पकड़ लिया। जाना था नॉर्थ और पहुंच गई एकदम उल्टे साइड साउथ। विवी को इस तरह गहरे सदमे में देखकर र्यून को उस पर तरस आ जाता है। वह बहुत ही प्यार से मुस्कुराता है। उसकी ये स्माइल इतनी प्यारी है कि कोई भी पिघल जाए। र्यून बहुत ही आराम से विवी को अपने हाथों में उठा लेता है। वह विवी को तसल्ली देते हुए बहुत ही मीठी आवाज में पूछता है, ऐसा लगता है कि हम दोनों की मंजिल एक ही है, यानी हम दोनों को ही नॉर्थ जाना है। तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? सच कहूँ तो र्यून यहाँ बिल्कुल एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह बर्ताव कर रहा है। बेचारी विवी जो इतनी दूर गलत रास्ते पर आ गई थी और दो खूंखार पैंथर्स के बीच फंस गई थी, उसके लिए र्यून किसी फरिश्ते से कम नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, जब हमारे पॉजेसिव आइन ग्रेस को पता चलेगा कि र्यून ने उसकी प्यारी छोटी रैबिट को इस तरह अपने हाथों में उठाया था और दोनों एक साथ सफर कर रहे थे, तो आइन का क्या रिएक्शन होगा? मुझे तो लगता है कि आइन पक्का जल भुनकर राख हो जाएगा। आपको क्या लगता है आइन का रिएक्शन कैसा होगा? खतरनाक जंगल और उस भयंकर लड़ाई को पीछे छोड़कर सीन एक बहुत ही खूबसूरत और शांत शहर की तरफ शिफ्ट होता है। र्यून और विवी एक शाही बग्घी में सफर कर रहे थे। सफर के दौरान र्यून उबासी लेते हुए विवी से एक अजीब सा सवाल पूछता है, क्या ये सच है कि तुम छोटे जानवर सिर्फ गाजर से बनी चीजें ही खाना पसंद करते हो? विवी को र्यून का ये सवाल थोड़ा अजीब लगता है। वह मन ही मन थोड़ी चिढ़कर सोचती है, जबकि तुम जैसे से रोजाना मीट नहीं खाते। तभी र्यून मजे से सूखा मीट चबाते हुए कहता है, और मुझे मीट खाना बहुत पसंद है। सूखा मीट सबसे अच्छा स्नैक है। यहाँ र्यून और विवी का यह नोकझोंक बहुत ही क्यूट है। र्यून एक खूंखार शेर होने के बावजूद विवी के साथ इतने आराम से बात कर रहा है जैसे वह कोई बहुत पुराने दोस्त हो। र्यून खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, हार्बीवोरस का इलाका कितना शांत लग रहा है। फिर अचानक र्यून बातों बातों में एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछ लेता है। वह कहता है, लेडी वैलेंस ने बताया था कि ग्रेस को तुम यहीं मिली थी, तो क्या तुम पहले यहीं रहती थी? तो इसका मतलब तुम्हारा किडनैप नहीं हुआ था। लेकिन इससे पहले कि विवी कुछ जवाब दे पाती, र्यून वापस अपने मजाकिया अंदाज में आ जाता है। वह मीट चबाते हुए कहता है, बाहर के लोग हमारी आवाज सुन सकते हैं, इसलिए अगर तुम्हें सच में कोई खतरा महसूस हो रहा हो, यानी अगर मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ, तो बस अपनी पूंछ हिला देना। र्यून का ये बेवकूफी भरा मजाक सुनकर विवी का चेहरा देखने लायक होता है। वह बहुत ही अजीब सी शक्ल बनाकर सोचती है, ये बार बार ऐसे फालतू सवाल क्यों पूछ रहा है? इसका बर्ताव बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। र्यून बाहर से भले ही कितना भी मजाकिया और लापरवाह लगे, लेकिन वह असल में बहुत स्मार्ट है। वह बातों बातों में ये कंफर्म कर रहा है कि आहिन ने आखिर विवी को कहां से उठाया था और क्या विवी अपनी मर्जी से आहिन के पास है या नहीं। विवी र्यून को तिरछी नजर
नजर से घूरती है और मन ही मन सोचती है खैर जो भी हो, ये इंसान देखने में काफी फनी लगता है। पूरे रास्ते ये थका थका सा लग रहा था, लेकिन जैसे ही इसे सूखा मीट खाने को मिलता है इसके अंदर एकदम से जान आ जाती है और इसने मुझसे दुनिया भर के फालतू सवाल भी पूछ लिए। विवी र्यून को मजे से मीट चबाते हुए देखती है और एक गहरी सांस लेकर रिलैक्स हो जाती है। वह सोचती है मुझे इस जैसे अजीब और परेशान करने वाले इंसान से इतना डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ विवी को फाइनली समझ आ गया है कि र्यून से उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। र्यून बस एक खाने का शौकीन और बातूनी लॉयन है। तभी अचानक बैकग्राउंड से एक आवाज आती है मिस्टर र्यून और सीन में एंट्री होती है मिस्टर रेस्टिन की। उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी। वह लगभग रोने वाली शक्ल बनाकर चिल्लाते हैं चाहे मैं इसे कैसे भी तैयार करूं, ये कहीं से भी एक प्यारा पालतू पेट नहीं लगता। और जैसे ही कैमरा नीचे जाता है हम देखते हैं कि उस बेचारे आदमी ने उस खूंखार और विशाल ब्लैक पैंथर ऐश के सिर पर एक बहुत ही क्यूट सी गुलाबी रंग की फूलों वाली टोपी बांध दी थी। वह आदमी अपना सिर पीटते हुए कहता है जरा इस पैंथर का नया लुक देखो, कोई भी अंधा बता देगा कि ये खूंखार मांसाहारी जानवर है। इसे शहर में बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी, इसे बैन कर दिया जाएगा। ये इस एपिसोड का सबसे फनी सीन है। ऐश का वो कंफ्यूजन वाला रिएक्शन तो देखने लायक है। वो बेचारा ब्लैक पैंथर अपनी गुलाबी टोपी में सिर टेढ़ा करके ऐसे देख रहा है जैसे सोच रहा हो मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। वह बेचारा असिस्टेंट फूट फूट कर र्यून से शिकायत करने लगता है। वह रोते हुए कहता है पहले तो आप अचानक कैरेज से बाहर कूद गए जिससे मेरी जान ही निकल गई थी और अब आप मुझसे कह रहे हो कि मैं एक पूरे साइज के खूंखार पैंथर को तैयार करके एक क्यूट सी कैट बना दूं। आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो सर र्यून, आखिर क्यों? र्यून का असिस्टेंट बेतहासा रो रहा था। पैंथर गुलाबी टोपी पहनकर बैठा था और हमारी विवी इस पूरे अजीबोगरीब सर्कस को देखकर बस एक ही बात सोच रही थी, मैं आखिर किन पागलों के बीच फंस गई हूँ। देन नेक्स्ट र्यून विवी को समझाता है कि पैट्रियार्क के घर में एंट्री पाने का बस एक ही तरीका है, इस खूंखार पैंथर को एक पालतू पेट बनाकर अंदर ले जाना। इसके बाद हमें र्यून और उसके असिस्टेंट के बीच की मजेदार बहस दिखाई देती है। असिस्टेंट अपना सिर पकड़कर चिल्ला रहा होता है। वह र्यून को याद दिलाता है कि कैसे पिछली बार वो लेमन परिवार से मिलने के लिए खूंखार जानवर ले गए थे। र्यून बड़ी मासूमियत से गुलाबी टोपी वाले तेंदुए की तरफ देखकर कहता है देखो इस तेंदुए का भी एक क्यूट साइड है। लेकिन असिस्टेंट और भी जोर से चिल्लाता है क्या आपको याद नहीं कि ये ब्लैक पैंथर कैसे गुर्रा रहा था, आप इसे देखकर क्यूट कैसे कह सकते हो। एक खूंखार जानवर को पिंक कैप पहना देने से वो बिल्ली नहीं बन जाती। लेकिन र्यून का कॉन्फिडेंस सच में देखने लायक है। असिस्टेंट इतना जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि र्यून को विवी की फिक्र होने लगती है। विवी के नाजुक कानों को उस शोर से बचाने के लिए र्यून एक बहुत ही क्यूट और अजीब हरकत करता है। वह अपने खाने वाले सूखे मीट के टुकड़े से ही विवी का कान ढक देता है। र्यून कहता है ऐश ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें उन्हें दिखाना ही पड़ेगा कि तुम कितने क्यूट हो। लेकिन क्यूट दिखने के बजाय अगले ही पल वह गुलाबी टोपी वाला तेंदुआ एक बहुत ही भयानक और जोरदार दहाड़ मारता है। दहाड़ इतनी तेज होती है कि चलते हुए कैरेज के पहिए जमीन छोड़ देते हैं और सड़क पर चलने वाले लोग घबराकर पीछे मुड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि बेचारा पैंथर भी उस गुलाबी टोपी से इतना तंग आ चुका है कि उसने अपनी दहाड़ से ही बता दिया कि उसकी इज्जत के साथ और खिलवाड़ ना किया जाए। और इस सारे शोर शराबे और कॉमेडी के बाद कहानी एक बहुत ही खूबसूरत और शांत हवेली की तरफ मुड़ती है। रात का समय है और आसमान में पूरा चांद खिला हुआ है। अंदर हमारा मैन हीरो आहिन ग्रेस बहुत ही शांति से अपने डेस्क पर बैठकर कुछ लिख रहा है। तभी उसका वफादार और समझदार असिस्टेंट एवलिन झिझकते हुए कमरे में आता है। एवलिन आहिन को उदास और ख्यालों में खोया हुआ देखकर पूछता है मिस्टर आहिन क्या आप मैसेंजर बर्ड से किसी खबर का इंतजार कर रहे हैं, जबकि मुझे अच्छे से पता है कि किसी ने भी आपको लेटर भेजने के लिए नहीं कहा है। यहाँ आहिन की खामोशी सब कुछ बयां कर रही है। वो बाहर से चाहे कितना भी सख्त क्यों ना हो, लेकिन असल में
में वह अपनी उस छोटी रैबिट विवी की कोई खबर या चिट्ठी आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जरा सोचिए, जब आहिन को पता चलेगा कि उसकी मासूम विवी उससे चिट्ठी लिखने के बजाय रियोन के साथ दूसरे शहर की सैर कर रही है तो क्या तूफान आएगा। सीन वापस आहिन के स्टडी रूम में आता है। आहिन अपनी फीलिंग छुपाते हुए एवलिन से कहता है कि वह किसी पत्र का इंतजार नहीं कर रहा, लेकिन एवलिन को तो सब पता था। वह तुरंत आहिन को पकड़ लेता है और पूछता है, तो फिर आप बार बार खिड़की के बाहर क्यों देख रहे हैं। एवलिन को याद आता है कि जब वो निकल रहे थे तब आहिन ने एक छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए विवी से कहा था, विवी तुम्हें मुझे रोज एक लेटर लिखना होगा, क्या तुम सुन रही हो। लेकिन एवलिन मन ही मन हंसते हुए सोचता है, हालांकि ऐसा लगता है कि उस रैबिट लड़की ने उस समय इनकी बातें ठीक से सुनी नहीं थी, क्योंकि वो तो अपना खाना खाने में बिजी थे। ऐसा लगता है कि आहिन को उसका पत्र मिलने में बहुत मुश्किल होने वाली है। यहाँ एवलिन और आहिन का बॉन्ड बहुत ही मजेदार है। एवलिन इकलौता ऐसा इंसान है जो आहिन जैसे खौफनाक ब्लैक पैंथर को इतनी आसानी से टीज कर सकता है। एवलिन मुस्कुराते हुए आहिन से कहता है कि वह आहिन के बदले पत्र रिसीव कर लेगा और अब आहिन को थोड़ा सा सो लेना चाहिए। लेकिन यहीं पर हमें आहिन का सबसे क्यूट साइड देखने को मिलता है। आहिन एक छोटा सा चूबी मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे अकेले सोना बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सुनकर एवलिन मजे लेने लगता है। वो कहता है, आहा, तो क्या मैं आपको बचपन की तरह सुलाने के लिए कोई लोरी गाकर सुलाऊं। और वह जोर जोर से बेसुरा गाना शुरू कर देता है। आहिन इस बेसुरे गाने से बुरी तरह इरिटेट हो जाता है और ताना मारते हुए कहता है, तुम कितना बुरा गाते हो, कभी कभी मैं भी गा सकता हूँ। इस पर एवलिन तुरंत चिढ़ते हुए कहता है, ठीक है, तो अगली बार आप अपनी ये खूबी विवी को दिखाइएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि ब्लैक पैंथर क्लैन का इतना ताकतवर और खूंखार लीडर अकेले सोने में नखरे कर रहा है। आहिन का यह चिड़चिड़ा लेकिन प्यारा रूप सिर्फ विवी की वजह से बाहर आ रहा है। एवलिन के मजाक के बाद आहिन शांत हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और सुकून का मिला जुला भाव है। वह अपने गाल पर हाथ रखकर अपने दिल की बात सोचता है। आहिन मन ही मन कहता है, पिछले कुछ महीनों से मैं विवी के साथ सो रहा हूँ और उसके औषधीय फेरामोन की वजह से मेरी नींद और मेरी हालत में बहुत ही चमत्कार सुधार आया है। आहिन अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। वह जानता है कि विवी के बिना आज की रात कितनी लंबी होने वाली है। वह खिड़की से बाहर रात के अंधेरे में देखता है, शायद विवी को याद कर रहा है और गहरी सांस लेते हुए खुद को तसल्ली देता है, खैर फिलहाल के लिए मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी सीन में एक जबरदस्त एंट्री होती है। एवलिन अचानक खिड़की की तरफ देखता है और हैरान होकर कहता है, ओ। अगले ही पल बालकनी की रेलिंग पर एक बड़ा सा आउल आकर बैठता है। ये वही आउल हिला है जिसे आहिन की माँ ने भेजा था। हिला को देखकर एवलिन मुस्कुराता है और आहिन से कहता है, लगता है आपकी छोटी रैबिट ने आपको निराश नहीं किया। आहिन तुरंत उसे पहचान लेता है और पूछता है, हिला। एवलिन आगे बताता है कि इसमें आहिन की माँ की तरफ से भी एक लेटर है। आहिन चाहे मुंह से कुछ भी ना कहे, लेकिन हिला को देखते ही उसकी आंखों में जो चमक आई है उसे साफ पता चलता है कि वो विवी के लेटर का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब आता है इस एपिसोड का सबसे मजेदार पल। आहिन बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ लेटर को खोलता है। बेचारे आहिन ने सोचा होगा कि विवी ने कोई बहुत प्यारा सा रोमांटिक लेटर लिखा होगा जिसमें वो कह रही होगी, आहिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। लेकिन आहिन के अरमानों पर पानी फिर जाता है। जैसे ही कैमरा लेटर पर जूम करता है हम देखते हैं उस पर बड़े बड़े और बोल्ड अक्षरों में लिखा है, यू क्रेजी। और इतना ही नहीं, आहिन विवी को भी वहाँ पे इमेजिन करने लगता है। ये लेटर प्यार का पैगाम कम और एक खाली धमकी ज्यादा लग रही है। विवी का ये खूबसूरत लेटर देखकर आहिन एकदम सन्न रह जाता है। एवलिन पीछे से झांक कर लेटर पढ़ता है और हैरान रह जाता है। लेकिन आहिन का रिएक्शन सबसे अजीब है। गुस्सा होने के बजाय आहिन के चेहरे पर एक डार्क लेकिन मुस्कुराती हुई शक्ल आ जाती है। वह अपनी लाल आंखों से लेटर को घूरते हुए कहता है, वो मुझे बाइट करना चाहती है लेकिन मुझे लिख ऐसे रही है। आहिन का ये पागलपन देखकर एवलिन अपनी हंसी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता। वह अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। एवलिन हंसते हुए आहिन के मजे लेता है। आपका इंतजार आखिरकार सफल
सफल हुआ। ये लेटर तो आपको आईना दिखाने के लिए भेजा गया है। एवलिन को इस तरह हंसता देखकर आहिन चिढ़ जाता है। उसका चेहरा एक फनी गुस्से वाले अवतार में बदल जाता है। वो एवलिन को घूरते हुए कहता है अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, और बेचारा एवलिन पसीना पोंछते हुए कहता है जी जी बिल्कुल। आहिन तुरंत एक पेन उठाता है और खुद से कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे भी उसे जवाब देना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद सीन बालकनी पर शिफ्ट होता है। आहिन और एवलिन रात के आसमान में उस संदेशवाहक पक्षी को उड़ते हुए देखते हैं। आहिन चांद को देखते हुए एक बहुत ही खौफनाक और जुनूनी मुस्कान के साथ कहता है जब हम दोबारा मिलेंगे तब मैं उसे दिखाऊंगा कि एक असली पागल क्या होता है। बेचारी विवी को तो अंदाजा भी नहीं है कि उसके पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। इधर दूसरी तरफ सीन वापस हमारी प्यारी विवी और र्यून पर आता है। विवी र्यून के हाथों में आराम से लेटी होती है, लेकिन तभी अचानक वह बुरी तरह कांपने लगती है। र्यून उसे ऐसे कांपते हुए देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है क्या हुआ, तुम अचानक ऐसे क्यों कांप रही हो, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? मैं तुम्हें एक टॉवल देता हूँ। लेकिन विवी तो मनी मन सोच रही है मुझे अचानक इतनी बेचैनी और घबराहट क्यों महसूस हो रही है। सफर खत्म होता है और र्यून का कैरेज बेहद शानदार हवेली के सामने रुकता है। ये वही जगह है जहाँ र्यून को आना था। गेट पर खड़े गार्ड्स र्यून का स्वागत करते हैं और कहते हैं वेलकम मिस्टर मेनियन, सुरक्षा कारणों से कृपया मुझे अपना इनविटेशन चेक करने दें। जैसे ही गार्ड कैरेज का दरवाजा खोलते हैं वो अंदर का नजारा देखकर थोड़ा हैरान रह जाते हैं। अंदर र्यून बहुत ही मजे से और स्टाइल में बैठा हुआ था एंड मीट चबा रहा था, और उसके ठीक पीछे उसका असिस्टेंट खड़ा है जिसने उस खूंखार ब्लैक पैंथर को पकड़ा हुआ है, और वो भी उस क्यूट स्कार्फ के साथ। असिस्टेंट बनावटी हंसी हंसते हुए कहता है आप लोग बहुत थक गए होंगे, लेकिन रुकिए हमारी प्यारी विवी कहाँ है। अगले ही पल कैमरा र्यून के कोट के अंदर जूम करता है और हम देखते हैं कि विवी र्यून के कोट के अंदर छिपकर बैठी है और डर के मारे गहरी सांसें ले रही है। इधर र्यून की बग्गी में चेक इन चल रहा है। र्यून अभी बहुत ही मजे से सूखा मीट चबा रहा है। विवी अपने छोटे से दिमाग में सोचती है मुझे लगता है तुम्हें बात करने से पहले अपने मुंह से वो मीट निकाल लेना चाहिए। तभी र्यून का बेचारा पसीने पसीने हो रहा असिस्टेंट गार्ड से कहता है हेलो, माफ कीजिए इस पैंथर के बारे में। लेकिन तभी र्यून बीच में बोल पड़ता है। वह एक बहुत ही फेक लेकिन कॉन्फिडेंस स्माइल देकर उस खूंखार ब्लैक पैंथर की तरफ इशारा करता है और कहता है आप प्लीज डरिए मत, ये मेरे बच्चे जैसा है, मैं इससे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। यह मेरा बहुत ही प्यारा पेट ब्लैक पैंथर है। र्यून का ये झूठ सुनकर असिस्टेंट अपना सिर पीट लेता है और विवी सोचती है तुम्हें ये झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। यहाँ र्यून का कॉन्फिडेंस सच में कमाल है। एक खूंखार शिकारी जानवर को अपना प्यारा बच्चा बताकर अंदर ले जाने की हिम्मत सिर्फ र्यून ही कर सकता है। गार्ड्स अभी भी उस विशाल जानवर को देखकर डरे हुए हैं। तभी र्यून का असिस्टेंट जल्दी से एक न्यूज़पेपर निकालता है और चिल्लाता है इनको हेलो बोलो। और ऐश जो कुछ घंटों पहले ही जंगल में बारा के साथ लड़ रही थी, वह उस अखबार पर अपना भारी पंजा रखती है और एक बिल्ली की तरह आवाज निकालती है म्याऊ। ये देखकर दोनों गार्ड्स पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। र्यून एक बहुत ही सौम्य मुस्कान के साथ गार्ड्स को बुद्धू बनाते हुए कहता है जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही जेंटल है। बेचारे ऐश की तो इज्जत की धज्जियां ही उड़ गई। गार्ड को अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उनमें से एक गार्ड अपना सिर खुजाते हुए बहुत ही फनी तरीके से चिल्लाता है लेकिन जानवरों को मेहमानों के तौर पर नहीं गिना जा सकता है ना। लेकिन आखिरकार उन्हें हार माननी ही पड़ती है और इस तरह र्यून की बग्गी वो शानदार हवेली के दरवाजे से अंदर एंट्री ले लेती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड हमारा यहीं एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।